हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल सरल सॉल्यूशन में। तो आज मैं एक बार फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए एक टॉपिक। ये देखिए, बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री है, ठीक ना। बीएससी थर्ड सेमेस्टर, ध्यान से देखिए, थर्ड सेमेस्टर है, थर्ड ईयर नहीं है, ठीक ना। तो ये क्या है, बीएससी थर्ड सेमेस्टर जो इस समय चल रहा है, थर्ड सेमेस्टर की टॉपिक चल रही है, ठीक। ये देखिए, केमिकल डायनेमिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, ये मतलब नाम है। और देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन हमें पढ़ना है, ठीक ना। रेट ऑफ रिएक्शन है। और ये देखिए, जो पार्ट 2 ये वीडियो बनाई जा रही है, ये पार्ट 2 है यूनिट 1 की, ठीक ना। यूनिट 1 की पार्ट 2 वीडियो। अगर पार्ट वन नहीं देखें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और वीडियो भी दी हुई है, ठीक। वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, पहले मैं उससे पहले आपको बता दूं कि मैं अगली वीडियो में क्या पढ़ा हूँ। तो उसमें आपको मॉलिक्यूलरिटी निकालना बता दिया हूँ, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन ये सब बता दिया हूँ, ठीक ना। अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है, अभिक्रिया की आणविकता कैसे निकाली जाती है, और अभिक्रिया 2 प्रकार में हम पढ़ते हैं, ठीक ना। ये सब बता दिए। फास्ट रिएक्शन और स्लो रिएक्शन ये भी पढ़ा चुके हैं। और आप अगर वीडियो नहीं देखे तो एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ, जाकर देख लीजिएगा, फिर इस पर आइएगा। एक प्रकार से आपको नोट मिलेगा, ठीक ना। एक प्रकार से नोट मिलेगा, यानी कि फर्स्ट यूनिट का, फिर सेकेंड यूनिट का, इस प्रकार से पूरा आपका सेमेस्टर वाइज ख़त्म करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन देखिए, पहले तो मैं आपको डिफिनेशन बताऊंगा। इसकी डिफिनेशन क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन फॉर ए गिवन रिएक्शन, ठीक ना। एक प्रकार की क्या दी हुई रिएक्शन है। कैन बी डिफाइंड एज, इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक ना। हम कैन बी डिफाइंड एज द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, यानी कि उत्पाद और अभिकारक, ठीक ना। इन ए टाइम इंटरवल, एक टाइम इंटरवल में, ठीक ना। ये देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन का हिंदी क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन मतलब अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया की गति, ठीक ना। अभिक्रिया की गति या अभिक्रिया की दर आप पढ़े होंगे कक्षा 12 में, 12th में आप पढ़कर आए हैं इसको, ठीक ना। तो वही आपको इंग्लिश में मिल गया है सेमेस्टर 3 में, ठीक। तो ये आपको हो गया, ये डिफिनीशन हो गया। जैसे में अब अगर हम ले लेते हैं एक कोई अभिक्रिया, जैसे अभिक्रिया ए, ये रिएक्टेंट है और ये बन रहा है क्या, अभिक्रिया बी, यानी कि अभिक्रिया करें, ये अभिक्रिया पूरा है और रिएक्टेंट ए लिए हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या बन रहा है, बी बन रहा है, ठीक ना। अगर हम इसका कंसंट्रेशन निकालें, इसका सिर्फ ए का कंसंट्रेशन निकालें तो कैसे निकालेंगे। ए का कंसंट्रेशन देखिए हम इस प्रकार से निकालेंगे, ठीक ना। जैसे हम यहाँ पर कंसंट्रेशन को C2 मान लिए, C1 मान लिए, ठीक ना। C2 माइनस C1 और T2 माइनस T1, ये क्यों लिखे हैं। ये देखिए, जो आपका ये कंसंट्रेशन ये है, इसका कंसंट्रेशन 1 माने हैं और इसका कंसंट्रेशन C2 माने हैं, ठीक ना। तो C2 क्या होगा, ए का अगर कंसंट्रेशन हम निकालेंगे, ए का कंसंट्रेशन निकालेंगे तो क्या होगा, C2 माइनस C1 होगा, बटे में जो टाइम लगेगी इसमें वो टाइम T2 माइनस T1, ठीक ना। T2 माइनस T1, इसका जो C2 माइनस C1 बटे में T2 माइनस T1, और ये क्या होगा, ये माइनस में होगा, ठीक ना। अब ये अभी हम बताएंगे ये माइनस में क्यों होगा। ये देखिए, हम निकालें ए के लिए, तो यहाँ पर देखिए दिया गया है कि डिफिनीशन में दिया गया है चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, ठीक ना। चेंज निकालना है किसका, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट का चेंज निकालना है। तो ये कंसंट्रेशन ये आपका क्या है, प्रोडक्ट है, और ये क्या है, रिएक्टेंट है। तो प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट घट रहा है और टाइम भी उसी प्रकार से घटाई जा रही है, ठीक। अब देखिए, इसको हम एक बार इफ़ ए के लिए, मतलब ए के लिए जो आपका जो रिएक्टेंट है इसके लिए हम इसको कर रहे हैं। तो इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम T1 इज C1, T1 एज C1 क्या है, कंसंट्रेशन, ठीक ना। किसका कंसंट्रेशन है, तो ए का कंसंट्रेशन है, मोल पर लीटर, ठीक ना। ये क्या है, मोल पर लीटर इसकी इकाई है। एंड आफ्टर टाइम इंटरवल T2 इट विल डिक्रीज C2 मोल पर लीटर। देन रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, ठीक ना। रिस्पेक्ट टू किसके, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में हम इसको कर रहे हैं। तो रिएक्टेंट देखिए ए आपका लिए हैं, ए लेने के बाद क्या हुआ, ए इक्वल टू C2 माइनस C1 अपन T2 माइनस T1 हुआ। और देखिए, ये माइनस क्यों लगाए हैं, क्योंकि ये माइनस इसलिए लगाए हैं कि ये रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं। रिएक्टेंट की अगर बात की जाए तो रिएक्टेंट में क्या होता है कि कोई चीज़ बिगड़ जाती है, ठीक ना। अगर कोई चीज़ बनी हुई है तो वो बिगड़ जाती है, या फिर कोई दो चीज़ मिलकर एक चीज़ बन जाती है, ठीक ना। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, रिएक्टेंट को निगेटिव साइन से दर्शा रहे हैं, ठीक ना। तो ये निगेटिव हो गया। अब देखिए, थोड़ा सा आगे चलते हैं इसके लिए, बी के लिए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं
फॉर रिएक्टेंट बी, ठीक ना, फॉर बी प्रोडक्ट है, ठीक ना, प्रोडक्ट बी के लिए फॉर, यहाँ पर लिख लीजिएगा फॉर प्रोडक्ट बी, बी के लिए अब देख लीजिए सिमिलरली, ये सिमिलरली का मतलब समानता दिखाई दे रही है, तो हम पूरा ये नहीं लिखें, आप यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर ए कर सकते हैं, ठीक ना, यहाँ पर ए कर सकते, जहाँ ए है वहाँ बी कर सकते हैं, ए करें, जहाँ ए है वहाँ पर क्या कर देंगे, बी कर देंगे, ठीक ना, और जो मतलब इसमें C1 है C2 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर देखिए द रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट बी, ठीक ना, यानी कि जो प्रोडक्ट की बात की जाएगी तो यहाँ पर साइन में सिर्फ चेंज हो जाएगा, यहाँ पर माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बी इक्वल टू C2 माइनस C1 अपान T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, ठीक ना, T2 माइनस T1, और ये प्लस में चिन्ह हो जाएगा, किसमें, प्लस में, क्यों, क्योंकि हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, जो आपका उत्पाद जो आपका बन रहा है, ठीक ना, उसकी बात की जा रही है, ठीक। तो अब आगे देखिए थोड़ा सा चलते हैं, नाउ जनरल फार्मूला, ठीक ना, जनरल फार्मूला इसका क्या बना है, जनरल फार्मूला, तो इसका जो जनरल फार्मूला है देखिए रेट ऑफ रिएक्शन का जनरल फार्मूला क्या बना है कि dx/dt, और dx/dt को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा x/डेल्टा t भी लिख सकते हैं, ठीक ना। इससे आपका ये पूरा ये रिएक्शन से क्या बना है, ये फार्मूला आपका निकला, ठीक ना, जो रिएक्टेंट ए है और रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट बी है, इससे क्या निकला dx/dt, या फिर लिख सकते हैं डेल्टा x/डेल्टा t, ये इसका रेट ऑफ रिएक्शन का फार्मूला जनरल, ठीक ना। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब अगर हम बात करें यूनिट की, ठीक ना, तो इसकी यूनिट जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसकी यूनिट की बात करें तो यहाँ पर देखिए यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, तो इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे, तो होता है हो क्या रहा है कि देखिए वहाँ पर लिखा क्या गया था कंसंट्रेशन, ठीक ना, कंसंट्रेशन अपान जो टाइम था वो लिखा गया था, तो कंसंट्रेशन अपान टाइम यहाँ पर देखिए लिख लिए, कंसंट्रेशन अपान टाइम लिख लिए, और ये कंसंट्रेशन का क्या होता है, कंसंट्रेशन किसके बराबर होता है, मोल अपान लीटर के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, मोल अपान लीटर के बराबर होता है कंसंट्रेशन, और टाइम ही रहेगा, और यहाँ पर एक मान कर हम क्या करेंगे, देखिए ये इसका गुणा इसमें हो जाएगा और इसका गुणा इसमें हो जाएगा, ठीक ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स, मोल इंटू लीटर इनवर्स हो जाएगा, मोल इंटू लीटर इनवर्स हो जाएगा, और इंटू में क्या हो जाएगा, टाइम इनवर्स हो जाएगा, ये इसका क्या निकल जाएगा, यूनिट निकल जाएगी, जिसको हम कहते हैं इकाई या मात्रक कहते हैं, ठीक ना, ये इसकी यूनिट निकल जाएगी, ठीक। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे देखिए क्या रेट ला एक्सप्रेशन, ठीक ना, रेट ला एक्सप्रेशन, आपने कक्षा 12 में रेट ला पढ़े होंगे, ठीक ना, आपने कक्षा 12 में क्या पढ़े होंगे, रेट ला, यानी कि दर नियम या कोई गति नियम इस प्रकार से करके रहा होगा, रेट ला, ठीक ना, उसी को यहाँ पर इंग्लिश में आपको पढ़ना है, तो देखिए क्या लिखा गया है, कहा गया कि अकॉर्डिंग टू इट द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, ठीक ना, अकॉर्डिंग टू इट द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द कंसंट्रेशन, किस पर डायरेक्टली किस पर है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन, ठीक ना, जो रिएक्शन के कंसंट्रेशन है यानी सांद्रता है उस पर क्या है, अपन डिपेंड है, ठीक ना, क्या है, उस पर डिपेंड है। इफ़ मोर देन वन, यानी कि एक से अधिक, इफ़ मोर देन वन रिएक्टेंट, अगर एक से अधिक रिएक्टेंट आपको मिल रहे हैं, ठीक ना, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आर पार्टिसिपेटिंग इन रिएक्शन, अगर किसी रिएक्शन में एक से ज़्यादा क्या कर रहे हैं, रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो क्या होगा, तो देखिए देन रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट, ठीक ना, देन रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ देयर कंसंट्रेशन, ठीक ना, देयर क्या है, देयर कंसंट्रेशन। अब देखिए अगर आपको जैसे में यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ए प्लस बी, यानी कि यहाँ पर देखिए ए प्लस बी प्रोडक्ट पी बन रहा है, अब देखिए यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन की बात की जाए, रेट ऑफ रिएक्शन कितना है, देखिए यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन जब इसका निकालेंगे तो ये देखिए कितना रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट ए है प्लस बी, दो रिएक्टेंट लिए गए हैं, तो दोनों को पारी पारा यहाँ पर लिखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए कोष्टक में लिखा गया है ए के पावर यन क्या है, यन इसकी संख्या, ये कितनी हो सकती है, यहाँ पर 2 है कि 1 है, ये इसलिए यन यहाँ पर दिखाया गया, ठीक ना, यन दिखाया गया है, फिर इंटू में बी, फिर यहाँ पर यन है, ठीक ना, यन, ये यन क्या है, ये इसके आगे की संख्या है, ठीक ना। अब देखिए नंबर ऑफ मोल है, यहाँ पर देखिए बराबर की जब चिन्ह लगाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन जब बराबर में निकालेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, तो क्या होगा, यहाँ पर कांस्टेंट आ जाएगा के, ठीक ना, कांस्टेंट क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, और ये सब इसी तरीके से रहेंगे, ए के पावर यन और बी कोष्टक में बी के पावर यन, ठीक ना, वेयर
अब देखिए नीचे देखिए वेयर के इक्वल टू रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन के जो रेट कांस्टेंट है वो क्या है, के है, ठीक ना। जो के क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है, यानी कि रेट कांस्टेंट है, ठीक ना। रिएक्शन का क्या है, रेट कांस्टेंट है। अब देखिए थोड़ा सा अगर आगे आया जाए, यानी कि यहाँ पर हम क्या मान ले, एक ए मान ले, यानी ए की जगह एक मान ले और बी की जगह भी एक मान ले, तो क्या होगा देखिए, इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन ए एंड बी इज 1 मोल, ठीक ना। अगर 1 मोल तो क्या होगा, अगर मान लेते हैं हम 1 मोल, ठीक ना, ए एंड बी इज 1 मोल है, अगर 1 मोल हो जाए तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर बनेगा क्या, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक ना। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा किसके, कांस्टेंट के इक्वल टू हो जाएगा, यानी कि जो आपका कांस्टेंट रेट का कांस्टेंट है उसके बराबर हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक ना। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, किसके बारे में, फैक्टर्स के, इसके फैक्टर्स के बारे में बात करें। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो रेट ऑफ रिएक्शन के फैक्टर्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले आपका आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक ना। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अब देखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में क्या होता है कि जैसे ही आप किसी, यहाँ पर देखिए मैं लिख लिया, पहले आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ, फिर उसके बाद समझा दूंगा, ठीक ना। देखिए इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन देन काइनेटिक एनर्जी, ठीक ना, बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट विल in increase then the collision between reactant molecule will also increase, ठीक ना। will क्या, also increase, या फिर कह सकते हैं hence as we increase the temperature the rate of reaction will also increase, यानी कि आप जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, आप जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे द रेट ऑफ रिएक्शन विल आल्सो इंक्रीज, वो भी रिएक्शन भी रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक ना। अब जैसे टेम्परेचर को अगर मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, इसमें देखिए काइनेटिक एनर्जी की भी बात की गई, यहाँ पर देखिए काइनेटिक एनर्जी की बात की गई कि इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर हम किसी पात्र में, किसी बर्तन में अगर हम जल ले लिए हैं और इसको हम हीट कर दें, ठीक ना, इसको हम क्या करें, हीट कर दें। अगर इसको हम हीट करेंगे तो जो जल के अणु होंगे या फिर किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल होगा तो वो क्या करेगा, हीट होने की वजह से इधर उधर दौड़ने लगेंगे, ठीक ना। उसमें क्या करेंगे, इधर उधर दौड़ने लगेंगे, तो इसमें क्या होगा, एक काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी मिलती है, ठीक ना। इसमें हमें क्या प्राप्त होती है, काइनेटिक एनर्जी कह सकते हैं, इसमें काइनेटिक एनर्जी काम कर रही है, ठीक ना। फिर आप कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट विल इंक्रीज देन द कोलिजन, ये अपने में क्या करेंगे, कोलिजन करने लगते हैं, जो इनके मॉलिक्यूल होते हैं क्या करते हैं, कोलिजन करने लगते हैं, मॉलिक्यूल बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल विल आल्सो इंक्रीज, और जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होंगे वो क्या होंगे, वो भी इंक्रीज होंगे। जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इनके काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक ना, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। फिर यहाँ पर हम देखिए लिखवाए भी हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, या फिर कह सकते हैं कि इंक्रीज द टेम्परेचर, जब हम इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर को तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक ना। जब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब अगर हम दूसरे की बात करें, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक ना, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, यानी कि जब प्रेशर पर इफेक्ट होता है, जो इसका दूसरा फैक्टर है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो देखिए प्रेशर पर जब इफेक्ट करते हैं तो ये क्या होता है, आइडियल गैस इक्वेशन लिए, देखिए यहाँ पर आइडियल गैस आप इक्वेशन लिए हैं, आइडियल गैस का क्या लिए हैं, समीकरण लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए पी वी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है, पी वी इक्वल टू एनआरटी, हमें पी के रूप में लाना है, पी बराबर, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पी को यहाँ पर लिखेंगे बराबर में एनआरटी, और वी क्या हो जाएगा, इधर भाग कर, इधर गुणा किया है तो इधर क्या हो जाएगा, भाग कर देगा, तो एनआरटी अपन वी हो जाएगा, ठीक ना। इसमें क्या होगा कि हमें जो प्रेशर है या टेम्परेचर है, अगर हम प्रेशर की बात करेंगे तो टेम्परेचर को कांस्टेंट करेंगे, अगर हम टेम्परेचर की बात करेंगे तो प्रेशर को कांस्टेंट करेंगे, ठीक ना। अगर प्रेशर की बात करेंगे तो टेम्परेचर कांस्टेंट, और टेम्परेचर की बात करेंगे तो प्रेशर कांस्टेंट। तो यहाँ पर देखिए हमें प्रेशर की बात करनी है तो हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देंगे, तो ऐड कांस्टेंट टेम्परेचर, देन अब क्या मिलेगा आपको, पी इक्वल टू मिलेगा ना एन आर अपन वी मिलेगा, लेकिन हमें आर जो कांस्टेंट है, जो ये इक्वेशन कांस्टेंट है, ठीक ना। आइडियल गैस जो आर होता है, आइडियल गैस का क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जब ये कांस्टेंट नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह लग जाएगा, तो पी प्रोपोर्शनल एन अपन वी हो जाएगा, और इक्वल टू ये एन किसका मान है, मोल है,
यन क्या है, मोल है, और वी क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, लीटर होता है। वॉल्यूम किस में होता है, लीटर में। तो मोल प्रति लीटर हो जाएगा इक्वल टू कंसंट्रेशन, यानी कि जो मोल प्रति लीटर है, मोल प्रति लीटर क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है ना। मोल प्रति लीटर क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है, ठीक ना। इसको याद रखिएगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, पी प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, कंसंट्रेशन के। पी प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर मेन आ गया ये पी प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन, ये था इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक ना। अगली टॉपिक है देखिए इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट, यानी कि कैटालिस्ट का नाम आप सुने होंगे। कैटालिस्ट क्या होते हैं कि जो आपके उत्प्रेरक होते हैं, उत्प्रेरक का नाम सुने हैं ना, उत्प्रेरण या उत्प्रेरक का नाम सुने हैं। उत्प्रेरक क्या करते हैं, किसी भी अभिक्रिया में उसकी दर को घटाने या दर को बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो उत्प्रेरक देखिए दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव उत्प्रेरक या पॉइजन, ठीक ना। तो पॉइजन जो होते हैं विष उत्प्रेरक जिसे कहते हैं, ठीक ना, विष या जहरीले उत्प्रेरक कह सकते हैं। अब पॉजिटिव मतलब धनात्मक उत्प्रेरक, और ये ऋणात्मक उत्प्रेरक कह सकते हैं। और देखिए जो धनात्मक उत्प्रेरक होते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन विथ पॉजिटिव कैटालिस्ट इंक्रीज, यानी कि जो पॉजिटिव कैटालिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसको क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, ठीक ना। वो क्या करते हैं, उसकी दर को बढ़ा देते हैं। अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का काम कौन करता है, कैटालिस्ट जो होता है पॉजिटिव वाला, ठीक ना। पॉइजन क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन में डिक्रीज करते हैं, यानी कि ये रेट ऑफ रिएक्शन में जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है ये क्या कर देगा, अभिक्रिया की दर को क्या करता है, घटाने के कार्य करता है पॉइजन वाला, ठीक ना। ये पॉइजन वाला जो होता है, या फिर कह सकते हैं ऋणात्मक भी होता है। तो इसमें आपका हो गया इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट, ठीक ना। अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो इफेक्ट आप क्या लिख सकते हैं, नेचर आप लिख सकते हैं यहाँ पर, नेचर ऑफ आयनिक कंपाउंड, या फिर जो अनायनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है, उसमें आप भी लिख सकते हैं। उसमें क्या बताया जाएगा कि जो आपके आयनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक ना, जैसे Na हो गया, Na प्लस हो गया, ये क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बहुत तेज़ी से करते हैं। तो ये क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेंगे। ये क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेंगे। और जो आपके आयनिक रिएक्शन नहीं होते, आयनिक वाला नहीं होता, वो क्या करते हैं, वो सब क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे हम अभी कल बताए थे, जैसे ये हो गया CO और यहाँ पर O लगा दें और ये H हो गया, ठीक ना। ये अनआयनिक होते हैं, यानी कह सकते हैं ये कैसे होते हैं, इसमें कम्प्लीटली आयनिक नहीं होते हैं, और ये कम्प्लीटली आयनिक होते हैं। तो ये क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। किसको इंक्रीज करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेंगे, और ये रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। तो ये भी आप लिख सकते हैं कि नेचर ऑफ आयनिक कंपाउंड, ठीक ना, ये भी लिख सकते हैं एक टॉपिक। तो इतना आज के लिए बहुत था, इतना आज के लिए बहुत है। और इसमें मैं आपको 3 पेज, जो 2 पेज 3 पेज 4 पेज रोज़ पढ़ाऊँगा, और ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर का पेपर नवंबर या दिसंबर में होगा, ठीक ना। तो इसके लिए आप चैनल पर बने रहें, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन की घंटी भी दबा लीजिएगा। बाय बाय।